2024 के लोकसभा चुनाव में जीतने के लिए बड़े उतावले हैं। इतनी बौखलाहट है कि साहेब हर दिन कुछ नया कांड कर देते हैं। शायद ही आपने आज से पहले ऐसा कोई केस सुना हो, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है। पहली बार करप्शन और ब्लैक मनी को लीगलाइज कर दिया गया इलेक्टोरल बॉन्ड्स के नाम पर। अगर डर नहीं होता तो वो फेयर तरीके से क्यों नहीं चुनाव लड़ते। फ्री एंड फेयर चुनाव को सुनिश्चित करना संस्थाओं का काम होता है, न कि राजनीतिक पार्टियों के। देश में अब डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है। चारों तरफ लोग भाजपा को घेरने लगे तो फिर एक बार लोगों का ध्यान भटकाने के लिए नया पासा फेंका गया। वैसे ही मोदी ने अपना तुरुप का पत्ता चल दिया। 2011 में अन्ना के साथ मिलकर कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन किया था। केजरीवाल के अरेस्ट होने से भाजपा को दो फायदे मिल सकते हैं। यही कर रही है मोदी सरकार, और ऐसे ही ये करेंगे 400 पार। अगर विपक्ष नहीं है तो वो लोकतंत्र नहीं है, वो तानाशाही है। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं वंदना और आप देख रहे हैं लीगल चॉइस। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 के लोकसभा चुनाव में जीतने के लिए बड़े उतावले हैं, लेकिन दूसरी तरफ इन्हें हार का डर भी सता रहा है। और जब से सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर सुनवाई की है, तब से ये डर और भी ज्यादा बढ़ गया है। उनकी बौखलाहट से उनके डर का अंदाजा लगाया जा सकता है। इतनी बौखलाहट है कि साहेब हर दिन कुछ नया कांड कर देते हैं। पिछले लगभग एक महीने पहले ही कांग्रेस के सारे अकाउंट्स फ्रीज करा दिए गए। इनकम टैक्स में 14 लाख की रकम पर 200 करोड़ की पेनल्टी लगा दी गई। शायद ही आपने आज से पहले ऐसा कोई केस सुना हो, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है। आजकल बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो पहली बार हो रहा है। पहली बार करप्शन और ब्लैक मनी को लीगलाइज कर दिया गया है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के नाम पर। पहली बार चुनाव से पहले विपक्षी पार्टी को परेशान करने के लिए उनके अकाउंट्स फ्रीज किए गए। पहली बार चुनाव से पहले किसी विपक्ष के नेता और सिटिंग मुख्यमंत्री को इस तरह अरेस्ट कराया गया। पहली बार आजाद भारत में सरकारी एजेंसीज का इस तरह मिसयूज हुआ है। पहली बार प्रधानमंत्री के नाम पर फंड इकट्ठा किया गया, जिसे पीएम केयर फंड का नाम देकर जनता से ये कहकर छिपाया गया कि ये फंड आरटीआई के दायरे से बाहर है। पहली बार भ्रष्टाचार मुक्त का नारा देकर भ्रष्टाचार को खुलेआम संरक्षित किया जा रहा है। और भी बहुत कुछ इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बातें हैं जो इस सरकार में पहली बार बड़ी बेशर्मी के साथ हो रही हैं। चुनाव से एक महीना पहले विपक्षी पार्टी के अकाउंट फ्रीज कर देने से क्या नुकसान होंगे, ये आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। इसको आप अपने ऊपर रखकर भी सोच सकते हैं कि अगर आपके बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया जाए तो आप कैसे अपना काम चलाएंगे। ठीक वैसे ही कांग्रेस के साथ किया गया, और इसका कारण कोई इनकम टैक्स नहीं, बल्कि कांग्रेस को फाइनेंशियली कमजोर करने के लिए ऐसा किया गया, ताकि वो चुनाव के लिए अपनी तैयारी ठीक से ना कर सके और चुनाव लड़ने में परेशानी हो। लेकिन यहाँ चुनाव आयोग बिल्कुल खामोश रहा। अगर विपक्ष कुछ कर दे तो चुनाव आयोग तुरंत एक्शन लेता है, लेकिन अगर भाजपा के द्वारा विपक्ष के साथ कुछ गलत होता है तो चुनाव आयोग खामोश हो जाता है। बिल्कुल नील बटे सन्नाटा। मोदी जी कुछ भी करें, अब किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है जो उनको कुछ बोल सके। अब आप खुद ही सोचिए जरा कि भाजपा ने खुद इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए हजारों करोड़ों का चंदा अपने खाते में जमा करा लिया, अपने सारे बैंक अकाउंट्स अथाह पैसे से भर लिए और विपक्ष के अकाउंट्स फ्रीज करा दिए। ये मोदी का डर नहीं है तो और क्या है। अगर डर नहीं होता तो वो फेयर तरीके से क्यों नहीं चुनाव लड़ते। चुनाव हो या मैच, सभी को बराबरी का मौका मिलना चाहिए। चुनाव कोई युद्ध नहीं होता है। अगर युद्ध भी होता है तो भी उसके कुछ कायदे कानून होते हैं। कम से कम निहत्थे पर वार नहीं किया जाता। चुनाव एक खेल की तरह होता है जिसमें सभी प्लेयर्स को बराबरी का मौका दिया जाता है। हारना या जीतना तो बात की बात होती है, लेकिन फ्री एंड फेयर चुनाव को सुनिश्चित करना संस्थाओं का काम होता है, न कि राजनीतिक पार्टियों का। लेकिन यहाँ तो चुनाव आयोग खुद ही एक पार्टी के सामने नतमस्तक है, तो उससे फेयर इलेक्शन की उम्मीद करना बेवकूफी है। चुनाव के लिए कायदे कानून और फंड में सबको बराबर का हक मिलना चाहिए। चुनाव में प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रचार, बैनर पोस्टर होल्डिंग से लेकर चुनाव सामग्री, ट्रांसपोर्ट, बड़े नेताओं के हवाई दौरे और रैलियों तक, कार्यकर्ताओं के रहने, खाने पीने और दवाई तक, सब अरेंजमेंट बिना पैसे के नहीं हो सकते। ऐसे में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी का बैंक अकाउंट फ्रीज करना, वो भी लोकसभा चुनाव से पहले, कहां तक उचित है। दोस्तों, कांग्रेस के खाते फ्रीज होने पर राहुल गांधी ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं पर निशाना साधा और उनसे तीखे सवाल किए और कहा कि अब सब खामोश क्यों हैं। राहुल गांधी ने ये बात खुल के बोल दी कि देश में अब डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है। एक महीने पहले कांग्रेस पार्टी के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। आप सोचिए, आप किसी परिवार के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी बिजनेस के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी भी संस्था के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, होता क्या है? एकदम खत्म हो जाता है। अगर आपने किसी परिवार का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, भूखे मर जाते हैं। वो कांग्रेस पार्टी के साथ किया जा रहा है। एक महीने पहले यह हुआ और किसी संस्था ने, हिंदुस्तान की संस्था ने, किसी कोर्ट ने, किसी इलेक्शन कमीशन ने चूं तक नहीं कहा। सब ड्रामा देख रहे हैं। 20% हिंदुस्तान के लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं। हम 20% लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, और आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते। आज हम अपने नेता को एक शहर से दूसरे शहर नहीं भेज सकते। हम एडवर्टाइजमेंट नहीं लगा सकते। और क्यों? 14 लाख रुपए 7 साल पहले 14 लाख रुपए का इशू है और 200 करोड़ रुपए का फाइन।
और सारे के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए। इनकम टैक्स की जो एक्ट है साफ कहता है कि ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए का फाइन लगेगा। तो यह है हिंदुस्तान का लोकतंत्र। यह क्रिमिनल एक्शन है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ, और यह क्रिमिनल एक्शन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। मेरी विनती है कि जो हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस हैं, जो वो अपने आप को हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस मानते हैं, डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करते हैं, लोकतंत्र को प्रोटेक्ट करते हैं, हिंदुस्तान के कोर्ट्स हो, हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन हो, वो इसके बारे में कुछ करें। और यह कहना कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, झूठ है। यहां कोई डेमोक्रेसी नहीं है। बिगेस्ट ऑपोजिशन पार्टी का आपने बैंक अकाउंट बंद कर दिया और 1 महीने कोई कुछ नहीं बोल रहा है। बहुत कोशिशें हुई कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा ना देना पड़े, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के आगे इनकी एक भी न चली और आखिरकार आदेश का पालन करना पड़ा और एसबीआई को सारा डेटा देना पड़ा। जब डेटा सामने आया और ये पता लगा कि 50% से भी ज्यादा चंदा सिर्फ भाजपा को मिला है, तो पूरे देश में हलचल मच गई। जब चारों तरफ लोग भाजपा को घेरने लगे तो फिर एक बार लोगों का ध्यान भटकाने के लिए नया पासा फेंका गया और ईडी के द्वारा अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करा लिया गया। ईडी केजरीवाल के पीछे तो काफी समय से पड़ी थी और ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि केजरीवाल को अरेस्ट किया जाएगा, लेकिन यहाँ इंतजार हो रहा था सही टाइमिंग का। और जैसे ही इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मामले में जनता की नजरें भाजपा पर टिकी, वैसे ही मोदी ने अपना तुरुप का पत्ता चल दिया और केजरीवाल को अरेस्ट करा दिया। अब यहीं से आप कांग्रेस और भाजपा में अंतर देख लीजिए। ये वही केजरीवाल है जिन्होंने 2011 में अन्ना के साथ मिलकर कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन किया था, लेकिन कांग्रेस ने इनको जेल में नहीं डाला था क्योंकि उस समय देश में सरकार संविधान से चलती थी। और आज वही केजरीवाल जब 2024 में मोदी सरकार के खिलाफ सिर्फ बोल रहे हैं तो इनको जेल में डलवा दिया गया क्योंकि मोदी सरकार संविधान से नहीं बल्कि तानाशाही से चल रही है। केजरीवाल को 6 दिन की न्याय हिरासत में भेज दिया गया है। अब दिल्ली की सरकार कैसे चलेगी ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन कहा यह जा रहा है कि केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे। केजरीवाल के अरेस्ट होने से भाजपा को 2 फायदे मिल सकते हैं। एक तो ये कि विपक्ष के बड़े चेहरों में केजरीवाल आते हैं और उनके जेल में रहने से विपक्ष का चुनाव प्रचार और प्रबंधन थोड़ा हल्का, लचर और कमजोर पड़ जाएगा। और दूसरा ये कि दिल्ली में गवर्नर रूल लागू करके भाजपा दिल्ली पर कंट्रोल कर सकती है। दोस्तों, पूरे विपक्ष को खत्म करने की जो साजिश मोदी सरकार कर रही है, उसके लिए ही इन सब कारनामों को अंजाम दिया जा रहा है। क्या ऐसे ही भाजपा करेगी 400 पार? इस पर एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, आप भी देखिए। At which he won 14 gold medals. Often described. देखा आपने, यही कर रही है मोदी सरकार और ऐसे ही ये करेंगे 400 पार। दोस्तों, एक लोकतंत्र में विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। अगर विपक्ष नहीं है तो वो लोकतंत्र नहीं है, वो तानाशाही है। हैरानी तब होती है जब इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे बड़े बड़े घोटाले सामने आने के बाद भी लोगों की आंखें नहीं खुलती। शायद इनकी आंखें तभी खुलेंगी जब देश पूरी तरह कंगाल होकर श्रीलंका बन जाएगा और देश चाइना, रूस और उत्तर कोरिया की तरह डिक्टेटरशिप का शिकार हो जाएगा, जहां जनता के पास वोट देने का अधिकार तो होता है लेकिन टेक्निकली सरकार बदलने की ताकत नहीं होती। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।